हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बजट 2025-26 जो बिहार का बजट है वो हम लोग देखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, और वो मतलब अगर आप बजट अच्छे से देख लेंगे तो आपको इजीली कवर हो जाएगा। अदरवाइज़ वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बेस्ड ऑन डेटा और फैक्ट्स होता है, तो वो आपको फैक्ट आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरीज आता है कि हम लोग इतना डेटा याद कैसे करें। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ पहले कि कैसे आपको करना है। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर देखते वक्त एक आप वाइट शीट रखें, वाइट शीट में जैसे जैसे मैं डेटा बोलूँ आप खुद से डेटा को लिखते चलिए, ऐसे ऐसे डेटा लिखते चलिए। अगर मैंने बोला कि रेवेन्यू डेफिसिट ये है, और मैंने बोला अगर फिजिकल डेफिसिट ये है, तो आप उसी तरीके से डेटा को लिखते चलेंगे। ठीक, जैसे जैसे मैं बोलूँगा, मतलब आपको नोट्स नहीं बनाना, एक रफ नोट्स बनाना है। ठीक, और इसी तरीके से आप 3 बार 4 बार लेक्चर को देखिए। आपको हाँ, लिखना फर्स्ट बार है, दूसरा बार आपको लिखना नहीं है। दूसरा बार जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको इसी को अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, इसी को बोलते चलना मेरे साथ साथ। आप 2-3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए। आई बेट कि आपको पूरा बजट का डेटा आपको इजीली याद हो जाएगा, और आपको इससे ज़्यादा करना भी नहीं है। जितना मैं करवा रहा हूँ आपको इससे ज़्यादा करना नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। आई कैन गारंटी कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इतना ही कर लो, ये मोर देन सफिशियंट है। ठीक, तो चलिए। और हाँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बजट का है वो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग प्रीवियस बजट का लेक्चर था, उसमें मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है, जब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इन सब टर्म को हम लोगों ने कवर किया था। जो बेसिक्स होता है बजट का, इकोनॉमिक्स का, वो हम लोगों ने कवर किया था। तो आप वो एक बार देख सकते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते चलूँगा यहाँ पे फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बजट जो बिहार का बजट था, ये पेश किसने किया था? तो ये पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे, और वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। कौन है? तो सम्राट चौधरी। उन्होंने पेश किया था बजट को। और ये बजट आया कब था? तो 3 मार्च 2025 को पेश किया गया था। अब टोटल बजट कितना था? अब देखिए, मैं जो बोलूँगा तो मैं बोलूँगा फ़ोन नंबर जैसा। ठीक, फ़ोन नंबर जैसा मैं बोलूँगा 316,895। आपको इसी तरीके से लिखना है, आपको मेमोराइज भी इसी तरीके से करना है। बजट कितना था? 316,895। आप मोबाइल नंबर टाइप से याद कीजिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। ऐसे 8,16,000 ऐसे करके, सॉरी 3,16,895 ऐसे याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मोबाइल नंबर टाइप से याद कीजिए तो आपको डिजिट फंसेगा दिमाग में। कोशिश कीजिए कि आपको लास्ट का ये डिजिट याद रहे, 895, क्योंकि ज़्यादातर जो छेड़खानी होता है ना ऑप्शन के साथ, तो इसी क्रम में होता है, इसीलिए। तो 3,16,895.02 करोड़ रुपया बजट था हमारा। 3,16,895, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ 2 बार 3 बार कि आपको याद हो जाए। ठीक, अब हम लोग लास्ट ईयर की तुलना देखते हैं, तो पिछले साल की तुलना जो कि 2024-25 में जो बजट हुआ था, उससे इस बार का बजट 13.69% ज़्यादा है। तो 13.69% बजट इस बार का ज़्यादा है। तो पिछले बार कितना बजट था? तो पिछले बार का बजट था 2,78,725, 2,78,725.72 करोड़ बजट था। आप पॉइंट के बाद का छोड़ सकते हैं। आपको 2,78,725 याद रखना पड़ेगा, 2,78,725 इस तरीके से आप लिख लीजिए। 3,16,895 इस तरीके से आप लिख लीजिए। तो ये कितना ज़्यादा है? तो 13.69% ज़्यादा है। आप इस तरीके से लिखते चलिएगा। ठीक, हम लोग देखते हैं बिहार का जीएसडीपी कितना है। तो बिहार का जीएसडीपी है 10,97,000। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 10.97 लाख करोड़ है बिहार का जीएसडीपी करंट प्राइस पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस आपको पता होगा। ठीक, देखिए करंट प्राइस बेसिकली समझाया तो होता क्या है। करंट प्राइस जो होता है, एक सेकंड साफ पेज ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ यहाँ आप समझ लीजिए थोड़ा। इसमें आपको बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस। ये है कांस्टेंट प्राइस, ये है करंट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस लिया था किसी एक ईयर को फिक्स करके मतलब बेस ईयर को लेकर के। मान लीजिए कि यहाँ का बेस ईयर है 11-12। तो मान लीजिए कोई एक्स प्रोडक्ट है, तो एक्स प्रोडक्ट का 11-12 में जो प्राइस होगा वो कितना होगा? तो मान लीजिए कि 10 रुपया होगा। ठीक, तो और अभी इसी एक्स प्रोडक्ट है या फिर गुड्स है, इसका प्राइस कांस्टेंट है। अभी क्या चल रहा है? अभी 2025 चल रहा है। तो हम लोग 2025 में देखेंगे तो इसका प्राइस कितना हो गया है? मान लीजिए 15 रुपया हो गया। तो अब मान लीजिए कि एक्स का प्रोडक्शन 5 यूनिट हो रहा है, तो 5 × 10 कितना हो गया? इसका टोटल प्राइस कितना हो गया? 50। अब मान लीजिए अभी भी जो एक्स का प्रोडक्शन है वो 5 ही यूनिट हो रहा है, लेकिन अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा? तो 75 हो जाएगा। तो ये देखते हैं हम लोग कांस्टेंट प्राइस। अब देखिए, अब इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है इन्फ्लेशन क्या होगा वो इससे पता चलता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कांस्टेंट प्राइस का मतलब किसी एक ईयर को फिक्स करके देखते हैं। करंट प्राइस का मतलब अभी जो हम लोग का अभी करंट में चल रहा है वो। ठीक, चलिए, आई होप कि क्लियर हो गया होगा इतना से आप लोगों का। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक। अब देखिए रेवेन्यू रिसीट कितना था बिहार में, मतलब जो रेवेन्यू रिसीट का मतलब जो लाइबिलिटी और एसेट क्रिएट नहीं करता है, मतलब जिससे कि ना तो लाइबिलिटी हो ना तो एसेट हो, उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। अब वो कितना था, तब वो था 26,0831। आपको याद रखना है 26,0831 करोड़ रुपया था जो था रेवेन्यू रिसीट। और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना था, तो ये था 52,000, 25,000 ऐसा करके याद रखना है आपको, करोड़ में था। अगर हम वही परसेंटेज देखें तो एक्सपेंडिचर कितना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल बजट कितना था, तो 79.52%। आपको परसेंटेज याद रखना है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 79.52% जो था ये क्या था, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था टोटल बजट का। इस साल का जो बजट है वो एस्टिमेट किया गया, एस्टिमेट का मतलब इतना होगा, अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन एस्टिमेटेड है कि बजट जो हमारा होगा वो रेवेन्यू सरप्लस होगा। तो कितना सरप्लस होगा, तो 8831 करोड़ रुपया जो है ये हम लोग का बजट एस्टिमेटेड होगा। 8,831 करोड़, 8,831 करोड़ रुपया जो हमारा जो है ये रेवेन्यू सरप्लस होगा, मतलब जितना रेवेन्यू रिसीट आएगा, ठीक, और जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उससे ज़्यादा हम लोग के पास इनकम होगा, मतलब कि रिसीट होगा, ठीक। अब हम लोग परसेंटेज टर्म में देखते हैं कि ये कितना परसेंट हमारा जीएसडीपी का है, तो ये है 0.80%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा। 0.8% ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का है रेवेन्यू सरप्लस। आपको ये परसेंटेज याद रखना है 0.8%, सॉरी एक बार ये गलती से लिखा गया, 0.8% जो है हम लोग का वो क्या है, तो ये है रेवेन्यू सरप्लस। आपको ये याद रखना पड़ेगा। हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट देखते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, तो 4.1% है जीएसडीपी का रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि रिवाइज एस्टिमेट है। ये रिवाइज एस्टिमेट है, मतलब पिछले साल भी हम लोग का क्या बोला गया था कि सरप्लस होगा, लेकिन अभी देखिए ये होता है कि एस्टिमेट करता है। अभी मान लीजिए कि आप अपने घर के लिए राशन ला रहे हैं, तो घर के राशन ला रहे हैं तो आप एस्टिमेट करते हैं ना कि अगर 1 केजी हम लोग चावल खरीदते हैं तो 1 केजी चावल का दाम 10 रुपया होगा, चीनी लेते हैं तो ये सब आप एस्टिमेट करके एक लिस्ट बनाते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली जब जाते हैं तो हो सकता है कि आपका बजट बढ़ जाता है, हो सकता है आपका चावल का दाम कुछ और रहे, या किसी तरीके से आपका बजट बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से रेवेन्यू सरप्लस और रेवेन्यू डेफिसिट में भी होता है कि एस्टिमेट इतना किया जाता है कि अच्छा इतना होगा, बट जो एक्चुअल आता है, जो अगले साल आता है, वो देखा जाता है तो वो कितना हो जाता है, तो वो बढ़ता है या घटता है। तो अगर आपसे एस्टिमेटेड पूछे तो आपको एस्टिमेटेड क्या है, तो सरप्लस है, 0.8% जीडीपी का सरप्लस रेवेन्यू। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं एक्चुअल में देखें कि जो पिछले साल भी ये एस्टिमेट किया गया होगा, लेकिन जो पिछले साल का जब ईयर एंड हुआ फाइनेंशियल ईयर, तो हम लोग उसका जो एक्चुअल में कितना हुआ इस साल देखते हैं पिछले साल का, तो उसमें कितना आता है निकल के, तो 4.1% आता है रेवेन्यू डेफिसिट जीएसडीपी का 2024-25 का। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। वहीं हम लोग अगर कैपिटल रिसीट देखते हैं तो देखिए कैपिटल रिसीट वो होता है जो कि एसेट लाइबिलिटी पे इंपैक्ट करता है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, लाइबिलिटी घटाता है एसेट बढ़ाता है, ये आपको होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट बढ़ाता है लाइबिलिटी घटाता है, ये होगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 56,263 करोड़ है। वहीं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग देखें तो 64,894 करोड़ है। अब देखिए एक्सपेंडिचर कितना परसेंट, बजट तो एक्सपेंडिचर ही तो बजट होता है ना, बजट एक्सपेंडिचर ही तो होता है, तो वो कितना है, तो 20.48% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का कितना है, तो 20.48% है। अगर हम लोग वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते थे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो 79.52% है। आपको ये दोनों डेटा को अच्छे से याद रखना है। परसेंटेज में पूछता है, आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। अब हम लोग वहीं फिजिकल डेफिसिट देख लेते थे। फिजिकल डेफिसिट कितना रहने वाला है, तो इस साल का फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है 2.98%। अगर हम लोग उसको नंबर में देखते हैं तो 32,718 करोड़ रुपये का फिजिकल डेफिसिट रहने वाला है। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक। ये होता है फिजिकल डेफिसिट कि जितना, सॉरी अगर ऐसा देखें तो माइनस में आएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ठीक। जितना एक्सपेंडिचर और कितना इनकम, खर्च कितना और उसमें से इनकम कितना, इसको देखते हैं। अब हम लोग वही देखते हैं 2024-25 में क्या रहा। तो ये तो देखिए हम लोग इतना एस्टिमेट किए हैं कि ये हम लोग का क्या एस्टिमेटेड है, जो अभी हम लोग ऊपर देखें। तो अगर ये एस्टिमेटेड है तब तो हम लोग पिछले साल का देखते हैं, पिछले साल भी तो हम लोग कुछ एस्टिमेट किए होंगे। तो जो पिछले साल हम लोग एस्टिमेट किए थे तो वो आपको याद नहीं रखना, अब उसका रिवाइज्ड आ गया, मतलब एक्चुअल आ गया। तो एक्चुअल में कितना था पिछले साल 2024-25 में कितना था, तो 2024-25 में 9.2% जीएसडीपी का हम लोग का फिजिकल डेफिसिट रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डेटा याद रखना है कि 9.2% फिजिकल डेफिसिट था 2024-25 में, ठीक। जो कि हम लोग का बजटेड कितना, तो पिछले साल कितना था, 3% रखने का टारगेट रखा गया था कि 3% अलाउड है कि आप 3% बजट का फिजिकल डेफिसिट होगा। लेकिन जो भी हम लोग का जो वेलफेयर स्कीम चल रहा है या फिर डिफरेंट स्कीम्स चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, उस कारण से जो हम लोग का जीडीपी का जो फिजिकल डेफिसिट था वो 9.2% एक्चुअल में हो गया था। हम लोग का एस्टिमेटेड कितना था कि 3% के अराउंड रखना, लेकिन हो गया था 9.2
2%। अगर आपसे पूछे कि फिजिकल डेफिसिट 2024-25 में कितना था तो 9.2%, और पूछे कि आपसे 25-26 में कितना एस्टिमेटेड रखा गया है तो 2.98% रखा गया है। आपको कितना बोलना है, 2.98% इस बार का एस्टिमेटेड रखा गया। वही हम लोग देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है तो 0.9% है। अब आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है। प्राइमरी डेफिसिट को आपको डिफाइन करना है, डिफाइन प्राइमरी डेफिसिट। देखिए आपको अगर आप बात करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, तो आपको भी एक इंगेजमेंट फील होगा एंड यू विल इजली रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि अब कमिटेड एक्सपेंडिचर मतलब वैसा एक्सपेंडिचर जो आपको मतलब वो इसको बोलते हैं कि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, मतलब आपको वो खर्च करना ही करना है। इसके लिए आपको मतलब आप इसमें कटौती नहीं कर सकते, आप इस तरह से समझिए। तो एक्सपेंडिचर, कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या क्या आता है, तो सैलरी आता है, जैसे आपको सैलरी देना है या टीचर का सैलरी देना है, आप वीडियो एसडीएम बनिए तो आपको सैलरी मिलेगा। जिन मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उनको सैलरी मिलता है, सबको जितना सैलरी होता है वो आ जाता है कमिटेड एक्सपेंडिचर में। पेंशन जो मिलता है, जो भी पुराने टीचर थे उनको पेंशन मिलता है। इंटरेस्ट पेमेंट, मान लीजिए कि आपने लोन लिया, तो लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट तो देना ही करना है, ऐसा तो नहीं इंटरेस्ट पेमेंट करिएगा नहीं। तो ये सब कमिटेड होता है कि मतलब आपको करना ही करना है। आप मान लीजिए कि कोई लोन लिए थे तो रोल आप रीपे तो कीजिएगा ना, जब उसको मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा तो ठीक। जो एनुअल स्कीम चलते रहा, मान लीजिए कि हर कोई स्कीम लॉन्च हुआ था पिछले साल, तो उस स्कीम के लिए तो आप कुछ तो आउटले कीजिएगा जो उसका एस्टिमेट होगा ठीक। तो ये सब आता है कमिटेड एक्सपेंडिचर। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना था तो 160696। आप ऐसे करके याद रखिएगा कि वह 1,60,696, 1,60,696 आप इस तरीके से करके याद रखिएगा करोड़ एक्सपेंडिचर था। अब हम लोग तो ये देख लेंगे कितना क्या होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि पैसा जो है वो आएगा कहाँ से, मतलब बजट में पैसा हम लोग को आता कहाँ से है, मतलब कहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा आएगा। तो आप देखिए, अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको इस तरह से बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो स्टेट को मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, तो स्टेट का जो शेयर है सेंटर टैक्स में, वहां से मिलेगा। वो कितना मिलेगा तो 43.68%। ये सब परसेंटेज में है, आप ध्यान रखिएगा। 43.68% जो है वो स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्स में। उसके बाद जो स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू कितना है तो 18.77% स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू है। वहीं पब्लिक डेट जो हम लोग लोन लेंगे वो कितना है तो वो 17.58% हम लोग लोन में लेंगे। और ग्रांट इन एड जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को ग्रांट देता है उसमें कितना रहेगा तो 17.21% पैसा ग्रांट में आएगा। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू का आप अगर कोई एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू किसे कहते हैं। आपको एग्जांपल बस लिखना है ठीक। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितना जनरेट होगा तो 2.59% होगा। और रिकवरी, मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट किसी को लोन दिया है तो वो लोन को रिकवर करके कितना पैसा आएगा तो 0.7% आपको आएगा। आपको ये याद रखना है। आपको याद कैसे रखना है तो आपको स्टेट का तो आपको सेंट्रल में याद रखना है, आपको सारा याद रखना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको स्टेट के जो सेंट्रल टैक्स में कितना शेयर है वो याद रखना पड़ेगा। टैक्स रेवेन्यू स्टेट का कितना 18.77% है वो याद रखना पड़ेगा। पब्लिक डेट कितना है 17.58% है वो याद रखना पड़ेगा। और ग्रांट इन एड कितना है तो 17.21% है। आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। और आपको ये भी याद रखना है, क्रोनोलॉजी भी याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा सेंट्रल टैक्स, फिर टैक्स रेवेन्यू, फिर पब्लिक डेट, फिर ग्रांट इन एड। आपको ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बोथ में आपसे पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, उसके बाद कहाँ से आएगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब तो हम लोग ये देख ले कि पैसा आएगा कहाँ से। अगर पैसा कहीं से आएगा तो पैसा कहीं जाएगा भी। तो पैसा सबसे ज़्यादा जाएगा कहाँ, तो सबसे ज़्यादा जाता है सोशल सर्विस करने में पैसा सबसे ज़्यादा जाएगा। तो कितना जाएगा तो 39.80% पैसा जो है सोशल सर्विस करने में जाएगा। वहीं अगर जनरल सर्विस की बात करें तो जनरल सर्विस में 28.94% जो पैसा है वो जनरल सर्विस में जाएगा। और अगर हम लोग वहीं इकोनॉमिक सर्विस की बात करें तो 23.58% जो पैसा है वो हम लोग का इकोनॉमिक सर्विस में जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पब्लिक डेट रिपेमेंट, मतलब जो हम लोग ने लोन लिया था उसको पे करना पड़ेगा। तो उसको पे करने में 7.20% हम लोग का पब्लिक जो डेट है उसको पे करने में चला जाएगा। वहीं हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि लोन्स है या कुछ भी एक्विजिशन है, जो भी हम लोग अदर थिंग्स है उसमें 0.49% जाएगा। और ग्रांट इन एड किसी को देने में 0.01% जाएगा। आपको ये याद रखना, सोशल सर्विस, जनरल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, पब्लिक डेट, ये चार आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सर्विस में कितना जाएगा तो 39.80% जाएगा, आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम जनरल सर्विस देखते हैं तो 28.94% जनरल सर्विस में जाएगा पैसा बिहार गवर्नमेंट का। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर इट। अब हम लोग ये देखते हैं कि अब हम लोग ये तो देख लें कि जो स्टेट का जो सेंट्रल टैक्स में शेयर कितना था, तो शेयर था 43.48 करोड़, सॉरी 468%, 43.68% हम लोग परसेंटेज में देखे थे। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल अगर रुपीज़ में देखते हैं तो वो कितना है तो 1,38,515 करोड़। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद हो कि 1,38,515 करोड़ रुपया जो स्टेट का जो शेयर है वो सेंट्रल टैक्स में है। वहीं अगर जो ग्रांट जो मिलता है वो ग्रांट कितना मिलता है सेंट्रल से स्टेट को, तो मिलता है 54.575.02 करोड़, मतलब 54,575 करोड़ रुपया आपको ग्रांट मिलता है।
अब हम लोग देखते हैं कि स्टेट का जो अपना टैक्स रेवेन्यू, तो अपना टैक्स रेवेन्यू से स्टेट कितना जनरेट कर रही है, तो अपना टैक्स रेवेन्यू स्टेट जनरेट कर रही है 59520 करोड़। 59520 करोड़ ये स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू है। अगर हम लोग वहीं नॉन टैक्स रेवेन्यू से देखें तो 8220 करोड़ रुपया स्टेट को नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिल रहा है। कितना मिल रहा है, तो 8220 करोड़ रुपया स्टेट को अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिल रहा है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग ये देखते, मान लीजिएगा आपसे अब ओवरऑल पूछते कि ओवरऑल स्कीम जो भी स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है उसमें कितना आउटले हो रहा है, मतलब कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो 1,16,750 करोड़ रुपया आपको एस्टिमेटेड है, इतना खर्च हुआ। रिवाइज तो कुछ और आएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग इस तरह से कवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है, ठीक। गुड गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो बिहार का जो 7 निश्चय योजना है, जो नीतीश कुमार का जो ड्रीम योजना है, तो उसमें कितना पैसा दिया जाएगा इस साल, तो इसमें दिया जाएगा 5,972 करोड़। VVI लगाइए, आपको ये याद होना ही होना चाहिए। देखिए एक तो हम लोग एनुअल स्कीम आउटले देखें, अब हम लोग डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल देख लेते हैं। तो 2,06,818 करोड़ डेवलपमेंटल में जाएगा, नॉन डेवलपमेंट में कितना जाएगा, तो 1,10,076 करोड़। आपको बस एक बार डेटा देख लेना है। आपको देखिए मैंने इसलिए ये डाल दिया कि हो सकता है घुमा के आपसे पूछ दे, क्योंकि ये सब हाईलाइटेड है। बजट को हाईलाइट जो करके स्टेट गवर्नमेंट निकालती है ना, तो इन सब पे बहुत जोर रहता है कि डेवलपमेंट कितना करेगा सरकार, क्योंकि यही सब तो न्यूज़ में आता है ना, पेपर में यही सब तो आता है कि कितना डेवलपमेंट करेगी, कितना नॉन डेवलपमेंट में जाएगा, यही सब न्यूज़ में आता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हम लोग देखते हैं कुछ सेक्टर वाइज देख लेते हैं कितना कितना पैसा खर्च होता है। तो आपको सारा तो नहीं, कुछ याद रखना कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जाता है, 60,946 करोड़ रुपया जो है एजुकेशन के लिए रखा गया है, और ये तकरीबन 20%, 21% है, आपको ये याद रखना है, ठीक। अभी हम लोग हेल्थ में देखें तो 20,035 करोड़ रुपया हेल्थ में दिया गया। उसी तरीके से रूरल और एनर्जी सिक्योरिटी में दिया गया। आपको सारा नहीं, बस कुछ आपको याद रखना है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी हमेशा बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था, कुछ नहीं था। तो ये, और इस बार बजट को जो लाया गया तो उस थोड़ा कंपैरिजन दिखाया गया, 2005 से पहले था क्या, 2005 से पहले अब क्या है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है कि 2005 के टाइम का जो बजट था वो क्या था और अभी के टाइम का बजट क्या था। तो 2005 से लेके अभी तक का जो बजट है ना, वो 15 गुना 15 टाइम्स इंक्रीज किया है। और उस वक्त कितना था, तो 22,568 करोड़ का बजट आता था, जबकि अब जो बजट आ गया कितना आ गया, तो 3,16,000 करोड़ समथिंग का बजट आ गया है, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं कि कुछ कुछ स्कीम्स भी चला है। तो वुमेन्स के लिए क्या स्कीम चलाया गया, तो वुमेन्स के लिए चलाया गया महिला हाट चलाया गया, जहाँ पे वुमेन एक्सक्लूसिव शॉपिंग के लिए। पिंक बस चलाया गया, आप पटना में देखते होंगे पिंक बस चलता है, जो कि जिसमें कि सिर्फ वुमेन सीट रहते हैं, आप उसमें सिर्फ वुमेन ट्रेवल कर सकते। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। पिंक टॉयलेट बनाया गया कि पिंक टॉयलेट में क्या होगा, सिर्फ वुमेन के लिए, स्त्री के लिए सिर्फ है। कन्या विवाह मंडप, अब कन्या विवाह मंडप क्या है कि अब यहाँ पे क्या है ना कि अब बिहार में आपको पता है कितना दहेज ले जाता है, कितना कॉस्टली शादी होता है। तो इस कारण से कन्या विवाह मंडप बनाया जा रहा है, जो कि सारे पंचायत में होगा, जो कि शादी को, जो मैरिज है वो लेस कॉस्टली हो, जो गरीब परिवार है जो कि सपोर्ट नहीं कर पाते हैं मैरिज उतने अच्छे से, उन लोगों के लिए बनाया गया है कि वहाँ पे वो लोग जा करके आराम से शादी कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है ना कि अगर आप कन्या विवाह मंडप में शादी आपकी हो रही है, या अगर वहाँ करें, तो आपको मतलब ये देखिए डाउरी खत्म करने का भी एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, एंड इट इज़ अ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो अच्छा है। हम लोग वहीं हेल्थ केयर के लिए देखते हैं तो न्यू कैंसर हॉस्पिटल सेटअप किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो ये बेगूसराय में किया जाएगा न्यू कैंसर हॉस्पिटल। वहीं पे हम लोग देखते हैं तो 108 नया हेल्थ केयर सेंटर डिफरेंट जगह पे सेटअप किया जाएगा। हम लोग कनेक्टिविटी को देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का बात किया गया 4 जगह। राजगीर में बात किया गया, सुल्तानगंज जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, रक्सौल जो कि ईस्ट चंपारण में, ठीक। अब अच्छा एक बात बताइए, राजगीर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आप कमेंट कीजिएगा। राजगीर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। छोटा छोटा एयरपोर्ट बनाने का बात किया गया 6-7 जगह। तो एक मुजफ्फरपुर है, मुंगेर है, सहरसा है, बीरपुर है, मधुबनी है, भागलपुर है। इन सब जगह जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश के आम नागरिक एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंदर कुछ जगहों पे बनाने का रखा गया है। इट इज़ मतलब कम इंपॉर्टेंट है, बट एक बार आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो। अब ये इंपॉर्टेंट है, अदर इनिशिएटिव में ये सब जो है इंपॉर्टेंट है जी। बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलता है, जो पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है मंथली, उसको बढ़ा करके डबल कर दिया, 1,000 से बढ़ा करके 2,000 रुपया कर दिया गया है, ठीक। वहीं पे एक तरकारी सुधा, जैसे सुधा है ना, सुधा दूध के लिए है ना, तो उसी तरीके से तरकारी सुधा जो है वेजिटेबल के लिए लॉन्च किया गया है। ये क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का वर्क करेगा। ये हर जो जितने ब्लॉक्स होगा ना, हर जगह डेवलप सेटअप किया जाएगा। अब जितने ब्लॉक में मान लो कि
नवादा हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत सारा ब्लॉक है, नालंदा हो गया, तो हर ब्लॉक में जो भी वेजिटेबल प्रोडक्शन होगा वो वहाँ से कलेक्ट करेगा और फिर वो जिस से सुधा कैसे बिल को कलेक्ट करता है उसी तरीके से तरकारी सुधा वो वेजिटेबल को कलेक्ट करके फिर वो वेजिटेबल का मार्केटिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, जिससे कि जो फार्मर का इनकम है वो डबल करे बेनिफिट करेगा। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड को स्टैब्लिश किया गया है। तो बिहार डेवलपमेंट ग्रीन फंड को स्टैब्लिश किया गया है, तो जिसका सीड फंड कितना रखा गया है, तो इनिशियल जो सीड फंड है वो 25 करोड़ रुपया रखा गया है। ये आपको याद रखना है कि जो कितना पैसा रखा गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा, तो मुंगेर में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जिम्स ऑन व्हील मतलब जिम और व्हील कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो पटना में किया जा रहा है। अब डोपलर वेदर रडार नेटवर्क, ये वेदर का एनालिसिस करने के लिए और एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, तो ये चंपारण और भागलपुर में किया गया है। तो आप इन दोनों वेस्ट चंपारण और भागलपुर में किया गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। वहीं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का बात किया गया, स्टैब्लिश किया जाएगा कहाँ, तो जितने भी ब्लॉक्स हैं सब डिवीजन में, इससे क्या होगा, जो फार्मर का जो भी प्रोडक्ट होता है वो पेरिश नहीं होगा। मान लीजिए टमाटर अगर उग रहा है या मान लीजिए कोई वेजिटेबल उग रहा है, तो क्या होता है ना कि 1-2 दिन के बाद उसका सेल्फ लाइफ खत्म हो जाता है, वो सड़ जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अगर हर ब्लॉक में होगा तो फार्मर अपना जो भी प्रोडक्ट होगा वो यहाँ ला के रख देगा और फिर यहाँ से उसको मार्केटिंग और प्रोसेसिंग किया जा सकता है, जिससे कि जो फार्मर का इनकम है वो डबल होगा। ठीक, हम लोग ये देखते हैं कि कुछ जगह सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला जा रहा है, तो किस किस चीज़ में खोला जाता है, गुड़ का खोला जा रहा है, तो गुड़ का कहाँ खोला जा रहा है, तो ये खोला जा रहा है पूसा समस्तीपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा कि सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर जैगरी जिसको गुड़ बोलते हैं उसका कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा, तो पूसा समस्तीपुर में किया जाएगा। और वहीं हम लोग पान का देखें तो ये वैशाली में किया जाएगा। और न्यूट्रिशनल फूड जो पौष्टिक फूड होता है उसके उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा गया में। आगे हम लोग देखते हैं कि SDRF जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाएगा, तो पटना बनाया जाएगा। बिहार का कुछ हम लोग रैंक देख लेते हैं, ये सब बजट में था और जो शिवराज चौधरी उनके स्पीच में था। तो हम लोग देखते हैं कि मशरूम प्रोडक्शन में बिहार जो है टॉप पे है। मशरूम प्रोडक्शन में बिहार का रैंक क्या है, तो टॉप पे VVI लगाइए इसको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हनी प्रोडक्शन फोर्थ में बिहार हनी प्रोडक्शन में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि बिहार को कुछ अवार्ड मिला है, तो वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड मिला है, वो कौन दिया है, तो इंडिया वाटर फाउंडेशन दिया गया, उसमें बिहार टॉप किया है, उसको बिहार को ऑनर किया गया इस अवार्ड से। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, तो नीति आयोग का जो SDG इंडेक्स है ना 2023-24, उसमें जो SDG 6 जो प्रिंसिपल है क्लीन वाटर का, उसमें बिहार को 3rd रैंक पे रखा गया है। ठीक, अब हम लोग ये तो हो गया बिहार का बजट। हम लोग बिहार का कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं, इकोनॉमिक ओवरव्यू क्या है बिहार का भी। ठीक, तो हम लोग ने वो देखा कि जो बिहार का जो GSDP है कांस्टेंट प्राइस पे कितना से ग्रो कर रहा है, तो 23-24 में 9.2% से ग्रो किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि 9.2 से 23-24 में कांस्टेंट प्राइस पे ग्रो किया था। कांस्टेंट प्राइस हम लोगों ने अभी बात किया था, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है ये हम लोगों ने बात किया था। अब हम लोग सेक्टर वाइज देखते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो BPSC पूछा भी, पिछले साल भी, हर साल पूछता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कांस्टेंट प्राइस में कितना ग्रोथ हुआ 2023-24 में, तो 5.7% हुआ है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में कितना हुआ है, तो 8.2% हुआ है। अगर हम लोग सर्विसेज में देखते हैं तो 10.8% हुआ है। ठीक, ग्रोथ है 23-24 में कांस्टेंट प्राइस पे। अगर हम लोग वही कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, करंट प्राइस पे क्या कंट्रीब्यूशन है, तो करंट प्राइस पे एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 24% है। वहीं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे देखते हैं 18% है, सर्विसेज में देखते हैं तो 58% है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। बिहार का जो पर कैपिटा GSDP है वो कितना है करंट प्राइस पे, तो करंट प्राइस पे कितना है, तो 66,828, मतलब कि 66,828 रुपीज़ जो है ये बिहार का जो पर कैपिटा है, मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है करंट प्राइस पे वो 66,828 है। ठीक, अब कुछ डेट है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार परसेंटेज देख लीजिएगा, अदरवाइज इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ, हम लोग आगे आते हैं हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं। अब देखिए बजट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग इसके साथ साथ कुछ 2 मिनट में आपका और समय लूँगा, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग क्या है ना कि मंथली करंट अफेयर्स भी कवर करवा रहे हैं और करंट अफेयर्स का सेपरेट बैच भी चल रहा था। आप करंट अफेयर्स में इनरोल कर सकते हैं, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा, आपको वहाँ पे MCQ मिलेगा, MCQ मंथली PDF, हाँ मंथली PDF मिलेगा, साथ MCQ मिलेगा, डिस्कशन करंट अफेयर्स का डिस्कशन लाइव होगा, आपको जूम पे सब पार्टिसिपेट करके हम लोग डिस्कशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो होगा। उसके साथ साथ जितने भी PDFs है आपको वहाँ मिल जाएगा। और हाँ, ये करंट अफेयर्स का जो PDF है, ये बजट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़िए, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अगर आपको लेक्चर फ्रूटफुल लगा, अच्छा लगा कि इट विल बेनिफिट कर रहा है तो। अदरवाइज अगर आपको लगा कि कुछ लैकिंग है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप
रिव्यू दे सकते हैं, कमेंट कीजिए, रिव्यू दीजिए। अगर फीडबैक पॉजिटिव आएगा, फीडबैक पॉजिटिव रहा तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर फीडबैक पॉजिटिव रहा इन द सेंस कि आप लोग को लगता है कि हम इकोनॉमिक सर्वे भी कवर करवा दें इसी तरीके से, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का, बिहार का और भारत का बजट, ये तीनों अगर हम लोग इसी तरीके से कवर करवाएं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर आप बताइएगा कि आपको ज़रूरत है तो हम लोग लेके आएंगे, कि ये डिमांड सप्लाई का चेंज होता है। अगर आपको ज़रूरत होगा तो हम लोग कवर करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ कवरिंग। ठीक, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और रिव्यू जरूर दीजिए कि लेक्चर आपको कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर।